इस वक्त हमारे साथ यूजीसी के चेयरमैन मामी डाला जगदीश कुमार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। सीयूईटी की परीक्षा चल रही है सर। इस बार दूसरी बार का अनुभव है। किस तरह का अनुभव सर? बहुत अच्छी तरफ से हमारा अनुभव है। 3 दिन हो गया, आज 4th डे है CUET का। और अभी तक कम से कम 6,50,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा। बहुत अच्छी तरफ से एग्ज़ाम हो रहे हैं। कई जगहों पे ये भी आया सर कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को सेंटर्स पे धूप की वजह से बेहोशी की भी खबरें आई रविवार को। उसको लेकर भी कुछ कह रहे हैं कि सेंटर्स इस तरह का पर्याप्त इंतजाम करें। नहीं, सभी सेंटर्स में हम जितना पॉसिबल है उतना हम अरेंजमेंट्स किया। पानी का व्यवस्था, नहीं तो कुछ टेंट रख के शेड रखने के लिए वो भी हम व्यवस्था किया। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट्स को हम बता दिया कि इन स्टैगर्ड मैनर आने के लिए। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स ने बहुत क्राउड्स में आते हैं, लास्ट मोमेंट में आते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो सकता है। बिकॉज हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना है सिक्योरिटी के वजह से, तो इसलिए थोड़ा लेट हो सकता है। तो हम सभी स्टूडेंट्स को दोबारा इन्फॉर्म किया कि आप स्टैगर्ड वे आप सेंटर को आ जाइए। क्राउड क्राउडिंग है तो स्टूडेंट्स को ही दिक्कत हो जाएगा। तो अभी धीरे धीरे द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। कुछ जगहों से ये भी खबर आई कि लेट से जाने का मौका मिला। 3 बजे एग्ज़ाम था तो किसी ने ये भी रिपोर्ट किया सोशल मीडिया पे कि 6 बजे एंट्री हुई, रात तक एग्ज़ाम चलता रहा। ऐसे मामलों को लेकर भी आप देख रहे होंगे सर, कोई टेक्निकल ग्लिच और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए क्या कुछ और रणनीति बनाई हुई हो? देखिए, पूरा देश में हम कम से कम 270 सिटीज़ में हमारा 470 सेंटर्स हैं। और ये पूरा सेंटर्स में सिर्फ पहले दिन 10 सेंटर्स में कुछ देर हुआ, और दूसरा दिन तो 5 सेंटर में देर हुआ, तीसरा दिन सिर्फ 3 सेंटर में देर हुआ। और इसका कारण है, एक तो क्राउडिंग है, स्टूडेंट्स का क्राउडिंग, और दूसरा एक्सट्रीम हीट से क्या होता है, सर्वर्स हीट अप हो सकता है, और कुछ सर्वर्स कंप्यूटर्स फेल हुआ, इसको रिप्लेस करके दूसरा कंप्यूटर्स रखने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन 472 सेंटर्स में सिर्फ 6-10 सेंटर्स में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन एग्जामिनेशंस तो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आगे की योजना जो एग्ज़ाम होने वाला है पूरा, उसको लेकर और कुछ गाइडलाइन आपने दिया है सेंटर्स को कि पर्याप्त मात्रा में? देखिए, हम कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कंप्यूटर्स का स्टेटस क्या है, नेटवर्क का स्टेटस क्या है, और डाउनलोडिंग अपलोडिंग का क्या टाइम होता है। ये पूरा हम कैलकुलेट करते ही हम एग्ज़ाम को शुरू करते हैं। तो आगे समय हमारा उम्मीद है कि ऐसी संगठन नहीं होना चाहिए। आपने एक ये भी एडवाइज़री जारी की थी यूनिवर्सिटीज़ को कि जो भारतीय भाषाएँ हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसको लेके किस तरह का रिस्पॉन्स आया है सर? देखिए, हम यूजीसी में एक एपेक्स कमेटी को बना दिया। पूरा देश से एक्सपर्ट्स एक कमेटी में हैं। ये एक्सपर्ट्स पूरा सर्वे करके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कौन सा स्टेट्स में हमारा इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स का उपलब्धि है और क्या गैप्स हैं, ये पूरा रिसर्च करके एक रिपोर्ट बना दिया। अब हम हर एक स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टेट में वाइस चांसलर से हम बात कर रहा है, बात करके एक प्लान बनाएंगे हर एक स्टेट में। वो स्टेट का लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज में हम टेक्स्ट बुक्स लाने के लिए अगले साल में हमारा कोशिश है कि कम से कम 1,500 बुक्स अलग अलग डिसिप्लिन में इंडियन भारतीय भाषा में लाने के लिए हम कोशिश करें। जैसे मैं दरभंगा से हूँ सर, मैथिली बोली जाती है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो क्या उम्मीद करनी चाहिए कि बिहार की जो भाषा है हिंदी वही रहेगी या मैथिली में भी कुछ आ सकता है? या आ सकता है, अवध है, अवधी में आ सकता है, भोजपुरी में आ सकता है? ये पूरा हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम हमारा जो स्टेट की शेड्यूल्ड भाषा लैंग्वेजेस जो है जी। वो लैंग्वेजेस में लाएंगे, और आगे समय में दूसरा लैंग्वेजेस में भी हम लाने के लिए कोशिश करेंगे। और जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे होंगे उनको भी समझाने की कोशिश चल रही होगी, जिस यूनिवर्सिटी से आपत्ति आ रही होगी। देखिए, भारतीय भाषा में बोधना करना और वो बुक्स को यूज़ करने में किसी को भी दिक्कत नहीं है। सभी लोग इसको वेलकम किया। तो इससे हमारा स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा होगा।
जिनको इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग को मुश्किल होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए ये बुक से बहुत फ़ायदा हो। सर एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं यहाँ पर हमने एक कोशिश की थी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस उसको लेकर क्या कुछ रिस्पांस आया है और कब से वो प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएगी मतलब लोग अपॉइंट होने शुरू हो जाएंगे? देखिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हम अनाउंस करने के बाद पूरा देश में बहुत वेलकम किया ये स्कीम को। इससे ये फ़ायदा है कि हमारा स्टूडेंट्स को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, जो फील्ड में काम किया, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट्स भी यूनिवर्सिटीज़ को आके हमारा स्टूडेंट्स को मेंटर करे, तो इंडस्ट्री आइडियाज़ और हमारा एकेडमिक आइडियाज़ दोनों जोड़ के हमारा स्टूडेंट्स का नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं कि हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटीज हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड। तो इसको हम पॉसिबल करने के लिए एक पोर्टल को भी हम शुरू किया। ये पोर्टल पे सभी एक्सपर्ट्स, कोई भी डोमेन हो, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, पॉलिसी डिसीजन हो, डिप्लोमेसी हो, आर्ट्स एंड कल्चर हो, मीडिया हो, सभी लोग 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। वो एक्सपीरियंस हुए तो आपका कोई पीएचडी का ज़रूरत नहीं है, पब्लिकेशंस का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप हमारा पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। और सिमिलरली जो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को अपॉइंट करना चाहते हैं, वो भी हमारा पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो सर्च करके वो एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट शुरू हो गया सर या होने वाला है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट्स भी डाला हमारा पोर्टल पे, तो ये प्रक्रिया शुरू हो गया। आपने कहा कि जो पढ़ा लिखा नहीं भी है और डांस सिखाता है या कोई आर्ट्स में एक्सपर्टीज है उसकी, तो वो भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का हिस्सा हो वो सकता भी है? बन सकते हैं, वो भी बन सकते मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं तब भी? हैं, कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक पोर्टल आपने बनाया सर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जो सीयू चयन करके पोर्टल है जिसमें वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी वैकेंसीज होंगी उसी पोर्टल पे आएंगी, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसको लेकर क्या हमने सब कुछ शुरू कर दिया? देखिए, अभी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल में एडवर्टाइजमेंट करके एप्लीकेशंस को बुलाते हैं। इससे क्या होगा, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी वेबसाइट को जाके ढूंढना पड़ता है। अब हम क्या किया, एक इंटीग्रेटेड पोर्टल को शुरू किया। ये पोर्टल का नाम है सीयू चयन पोर्टल। ये पोर्टल पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मैंडेटरी है और रजिस्टर करना है ये पोर्टल पे, और जो एडवर्टाइजमेंट्स है, पोजीशंस है, ये पोर्टल पे एडवर्टाइज करना है। और जो कैंडिडेट्स पूरा देश से नहीं तो बाहर से भी, हमारा इंडियंस जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी हमारा पोर्टल में रजिस्टर करके अगेंस्ट द वैकेंसी पोजीशंस दे कैन अप्लाई। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक ही जगह पे आपको पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आप बार बार एप्लीकेशंस को फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका तो तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए आप एप्लीकेबल हो हाँ जाएंगे? हाँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ को आप आपका अकाउंट से एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी। और कोई नई योजना जैसे कि आप बहुत सारी चीजें नई नई पहल के तौर पे कर रहे हैं, कोई और नई पहल जो साझा करना चाहें सर? देखिए, एक बहुत बड़ी रिफॉर्म जो हम इंट्रोड्यूस किया, इसको हम कहते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में हम स्कूल एजुकेशन, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन को हम इंटीग्रेट किया। इससे फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स को इजी मोबिलिटी होगा। जैसा अभी तक किसी ने मान लीजिए आईटीआई किया, आईटीआई करने के बाद लोग सोचते हैं कि वो एंड ऑफ द रोड, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ये कहते हैं कि आप आईटीआई करते आप आईटीआई क्वालिफिकेशन हुए तो भी आप यूनिवर्सिटी में डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो हम ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स को और जो वोकेशनल एजुकेशन करते हैं, इनको भी हम एस्पिरेशनल करना चाहते हैं। ये हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो किसी ने डिप्लोमा किया, किसी ने आईटीआई किया,
ये डिग्री होल्डर जैसा नहीं है, ऐसी फीलिंग हमारा मन से निकलना है। और ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम आगे समय इनको हम अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से ये अपॉर्चुनिटीज़ सभी लोगों को मिलेगा। और कुछ खास नहीं सर नया? जब होगा मैं आपको आप बताऊंगा। बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।